आपको इंस्पायर किसने किया डिप्लोमेट बनने के लिए, आईएफएस बनने के लिए? इंस्पिरेशन क्या थी सर? देखिए मेरा इंटरेस्ट हमेशा से विदेश नीति में रहा है। ओके। और मैं चाहता था कि किस तरह से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, समझना चाहता था। हाँ जी। दूसरे देशों की सभ्यताएं, उनके कल्चर, उनका जो पॉलिटिक्स है, वहाँ किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट हमारा सर्व हो सकता है, हाँ जी। कैसे इंटरेस्ट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशन बढ़ सकते हैं। 1991 में जब मैं न्यूयॉर्क में ट्रेड कमिश्नर था तो भारत ने उसी वक्त 93 में मैं गया, बट 91 में भारत ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू करे थे। ओके। तो उस वक्त दुनिया के पास ये बताने के लिए कि भारत कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी। जैसे आज एक भारत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दोबारा से हुआ है, तो ये सब चीज़ें डिप्लोमेट्स करते हैं। ओके। ताकि भारत में लोगों का इंटरेस्ट जगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेड लाएं यहाँ पे, हमारे रिश्ते दूसरे देशों के साथ और अच्छे हों। वेलकम टू द येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। आज मुझे प्रिविलेज मिली है एम्बेसडर मिस्टर अनिल त्रिंगुनायक जी से मिलने की। आइए जानते हैं इनका डिस्टिंग्विश करियर फ्रॉम लास्ट 3 डेकेड से कैसा रहा है। आइए मिलते हैं सर से। सर कैसे हैं आप? थैंक यू भरत जी। आपने सर इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत रिप्रेजेंट किया है, थोड़ा सा बताइए अपनी जर्नी के बारे में सर। देखिए मैं करीब 35 साल भारतीय विदेश सेवा में काम किया है। ओके। और सारे देशों में, एशिया से अफ्रीका तक, अमेरिका तक, यूरोप तक, सब जगह काम किया है। ओके। और लास्ट में मैं जो है भारत का राजदूत था। हाँ जी। जॉर्डन में, उससे पहले लिबिया में था, माल्टा में था। Great. तो मैं रूस और अमेरिका और सारे यूरोप में जगह जगह काफ़ी देशों में काम किया। ओके। और जैसा आप जानते हैं कि भारतीय विदेश सेवा जो है यस सर एक प्राइम सर्विस है। हाँ और जी जो हमारे देश के रिश्ते दूसरे देशों के साथ अच्छे करने का उसका हाँ जी। काम है। हाँ जी। और तो उसके बाद 2016 में मैं रिटायर हुआ। ओके। और उसके बाद से मैं कुछ जो थिंक टैंक्स हैं इंडिया के, जैसे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन है। हाँ जी। फिर मैंने कुछ नए थिंक टैंक्स को हेल्प करने की कोशिश करी। ओके। जैसे उसानास फाउंडेशन है, रायसीना हाउस है। हाँ जी। वो यूथ को कैसे इंगेज किया जाए। ओके। तीसरा मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ एजुकेशन एक्सीलेंस का चेयरमैन भी हूँ। ओके। और जहाँ हम बैठे हैं, हाँ जी। ये मेसिया चेंबर ऑफ कॉमर्स है। हाँ जी। जो एक इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में और एक तरह का ब्रिज बनने की कोशिश करता है। तो मैं इसका 7 साल से प्रेसिडेंट भी हूँ पिछले से। ओके। तो अभी बेसिकली जो भी हम देश के लिए कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो करने की कोशिश करते हैं। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। सर थोड़ा सा आपकी आईएफएस जर्नी और डिप्लोमेट जर्नी के बारे में बताइए सर। देखिए मैंने जैसे बताया 35 साल पहले लगभग ज्वाइन किया था। यस सर। उसके बाद में पहली पोस्टिंग मेरी अफ्रीका में थी। ओके। आइवरी कोस्ट में। और वो तब तक हमारे बहुत कम मिशन होते थे, एम्बेसीज बहुत कम थी अफ्रीका में। आज तो इस गवर्नमेंट के आने के बाद से काफ़ी बढ़ गई हैं। रफली अबाउट 35-36 और कंट्रीज के अंदर हमारे एम्बेसीज बन गई हैं। ओके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था। फ्रेंकोफोन कंट्री था। भारत के बारे में ज़्यादा ज्ञान उनको नहीं था, लेकिन वो सब जानते थे। देखिए हिस्ट्री भारत की सब जानते थे, आज क्या है वो नहीं समझते थे। तो रिश्ते हमारे बनाने का काम होता है। उसके बाद में बांग्लादेश गया, बांग्लादेश से फिर मंगोलिया गया। और मंगोलिया के बाद में दिल्ली में काम किया मैंने। और दिल्ली में काम करने के बाद में फिर मैं मॉस्को गया पहली बार। फिर वहाँ से न्यूयॉर्क में था मैं। और उसके बाद फिर जो है दिल्ली एक बार दोबारा आया मैं। हाँ जी। नाइजीरिया, स्वीडन काम करने के बाद में। और फिर से मॉस्को में दोबारा मैंने अपनी एम्बेसडर के रूप में वहाँ पे था, एम्बेसडर के रैंक में। और उसके बाद में लिबिया में एम्बेसडर बना, फिर जॉर्डन बना, माल्टा, इस तरह से। तो इट्स बीइंग अ लॉन्ग जर्नी। जी जी बिल्कुल। आपको इंस्पायर किसने किया डिप्लोमेट बनने के लिए, आईएफएस बनने के लिए? इंस्पिरेशन क्या थी सर? देखिए मेरा इंटरेस्ट हमेशा से विदेश नीति में रहा है। ओके।
और मैं चाहता था कि किस तरह से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, समझना चाहता था। हाँ जी। दूसरे देशों की सभ्यताएं, उनके कल्चर, उनका जो पॉलिटिक्स है, वहाँ किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट हमारा सर्व हो सकता है, हाँ जी। कैसे इंटरेस्ट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशन बढ़ सकते हैं। हाँ जी। 1991 में जब मैं न्यूयॉर्क में ट्रेड कमिश्नर था तो भारत ने उसी वक्त 93 में मैं गया, बट 91 में भारत ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू करे थे। ओके। तो उस वक्त दुनिया के पास से बताने के लिए कि भारत कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हाँ जी। जैसे आज एक भारत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दोबारा से हुआ है। तो ये सब चीज़ें डिप्लोमेट्स करते हैं ताकि भारत में लोगों का इंटरेस्ट जगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेड लाएं यहाँ पे, हमारे रिश्ते दूसरे देशों के साथ और अच्छे हों। एज अ की फिगर इन इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ इंडिया, व्हाट आर योर प्राइमरी एरियाज ऑफ फोकस? देखिए, आई ट्राई टू इन्वेस्ट इन्फॉर्म कि दुनिया में क्या किस तरह के मॉडल्स हैं, हाँ जी, कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कैसे ये जो इकोनॉमिक्स को खाली हम इकोनॉमिक्स के रूप में नहीं देख सकते, सिंपल बिजनेस के रूप में, उसके और बड़े सारे आयाम हैं, क्योंकि डेवलपमेंट एक बड़ा एक मुद्दा है। तो इकोनॉमी, डेवलपमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे कैसे ब्लेंड किए जाए, हाँ जी, तो उस सब बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। दूसरा, किस तरह से दूसरे देशों के साथ में काउंसिल को कनेक्ट किया जा सकता है, तो वो वहाँ पर उसकी मदद। Sir, given India's growing influence in global trade, how do you see India's role evolving in international economic policies? देखिए, India is the fastest growing major economy in the world today. We are the 5th largest economy already. We have beaten UK recently. We are the 3rd largest economy in terms of purchasing power parity. Okay. मतलब $1 में जो चीज़ आप यहाँ खरीद सकते हैं वो अमेरिका में नहीं खरीद सकते। अच्छा। उसका मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब ये होता है, ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रिंसिपल है। तो भारत की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट में बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा। इंडिया और भी अट्रैक्टिव होता जा रहा है। डूइंग बिजनेस ऑफ इंडिया इंडेक्स हमारा ऊपर जाते जा रहा है, जैसे पहले बहुत नीचे था, फिर 53 तक आ गया और बढ़ रहा है। भारत इनोवेटर बन रहा है बड़ा, तो इनोवेशन में बहुत बड़ी बात है। अपना सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसकी तरफ बढ़ रहा था कि इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बने, ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन्स में हमारा एक नाम बने। तो ये जो हमारी पॉलिसीज हैं, और क्योंकि देखिए आप अकेले तो है नहीं आए, बिल्कुल, आपको तो दुनिया में काम करना है। हाँ जी। तो दुनिया की पॉलिसीज के साथ किस तरह से आप ब्लेंड करेंगे, किस तरह से आप अपनी बात को रखेंगे, अपनी अपॉर्चुनिटी को प्रोजेक्ट करेंगे और लोगों का इंटरेस्ट उसमें जगाएंगे। स्टेक होल्डरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम ऑयल और गैस बहुत इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन भारत ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बड़ा फोकस करना शुरू कर दिया है। तो एनर्जी के बिना आपका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे वो आपका देश का हो। तो हर चीज के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। तो भारत जो है एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है इस वक्त में। और इस बात का श्रेय प्राइम मिनिस्टर मोदी को देना पड़ेगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बायोफ्यूल अलायंस, इस तरह के बड़े बड़े इनिशिएटिव जो भारत ने शुरू किए हैं, जो ग्लोबल लेवल के हैं, तो उसमें सब इन चीज़ों का आप देखेंगे कि असर पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। What are the key global trends impacting India's economy today? Well, as I said, that the most difficult trend which I find today is that we used to have something called World Trade Organization. Okay. Now, with more and more bigger countries, big powers like the United States, the European Union, even China, and so those countries are becoming more and more protectionist. Okay. मतलब बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। अब आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रम्प आए, तो भारत को टैरिफ किंग और क्या क्या बातें बोलते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ करना है। तो एज ए डेवलपिंग कंट्री, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए थे, उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको एक मौका दिया गया कि आप थोड़े दिन तक आपको लोअर टैरिफ के अंदर मार्केट एक्सेस मिलेगी। हाँ जी। जीएसपी बोलते थे उसको, कुछ इस तरह से। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि आप अपने 10% हमारे गुड्स के ऊपर करेंगे तो हम भी 10% करेंगे, आप 100% करेंगे, हम 100% करेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। किस तरह उसको आगे बढ़ा जाए, तो उसका एक तरकीब ये होती है कि आप एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रख लें, जिसमें दोनों देश मिलकर के बैठे कि भाई ये हमारा ट्रेड या तो बिल्कुल 0% रहेगा। उसमें ये देखना होता है कि हमारी अपनी इंडस्ट्री, उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इंपोर्ट का, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि एक तरफ आप लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड आपका कम हो जाता है। बिल्कुल सर। ये भी पॉसिबल है। तो आपको अपने देश का भी हित देखना है कि आपकी इकोनॉमी के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो
और सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए और सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है चाइना। अच्छा, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन के ऊपर है। ओके, अमेरिका के साथ करीब $30 बिलियन है। अमेरिका चाहता है वो ट्रेड डेफिसिट खत्म हो जाए, जीरो, मतलब अगर आप ₹5 भेज रहे हैं, हम ₹5 भेजेंगे तो कोई ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है। ट्रेड इज ए टू वे स्ट्रीट। यस सर। देखिए, हम जहाँ से ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं जिन कंट्रीज के साथ, उनके साथ हमारी बराबरी ट्रेड की नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर मान लो छोटे कंट्री हैं, कुवैत जैसा कंट्री हो, बहरीन जैसा कंट्री हो, अगर वो हमें $10 बिलियन का मान लीजिए ऑयल भेज रहे हैं, तो उनकी छोटी सी पॉपुलेशन के लिए आप 10 बिलियन का क्या भेजेंगे? तो उसको आपको देखना होता है कि आप वहाँ पे आपकी कंपनीज प्रोजेक्ट कर रही हैं, तो वो भी तो इंक्लूड करो। बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये चैलेंज बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं डिप्लोमेट। सर, आपने जैसे कहा इंडिया की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती गई है, ऐसी क्या पॉलिसीज या अरेंजमेंट हुए हैं कि इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट बहुत स्ट्रांग हुई है? देखिए, इंडिया की रियल एस्टेट जो है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड, स्पेशली बॉम्बे वगैरह में, दिल्ली में, सब जगह, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। हाँ जी। लेकिन चूंकि ये सब रिलेटेड होता है आपकी इकोनॉमी के साथ, हाँ जी। दूसरे देश तभी आएंगे जब यहाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो उनको अपने ऑफिस बनाने हैं, अपनी फैक्ट्रीज बनानी है, अपनी बिजनेसेस को खड़ा करना है, तो उस सब के लिए उनको रियल एस्टेट चाहिए होती है। हाँ जी। तो रियल एस्टेट की प्राइसेस वजह से बढ़ती है। भारत ने पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था, हाँ जी, फॉरेन कंट्रीज का, लेकिन इसमें हमारे जो गल्फ कंट्रीज के पार्टनर, चाहे यूएई हो, चाहे ओमान, सऊदी अरेबिया, जितने भी कंट्रीज हैं, ये लोग रियल एस्टेट में ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ भारत में ट्रम्प का भी कंपनी का खर्चा है, ग्रुप जो है, हाँ जी, उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, गुड़गांव में। तो गुड़गांव में, ट्रम्प तो इस तरह से जगह जगह कंपनी जो है, हमारा ग्रुप है दुबई यूएई का, वो इतना बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट करता है। यस सर। तो इससे क्या है कि उनको इंटरेस्ट लग रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत की प्रॉस्पेरिटी जो बढ़ी है लोगों की पॉलिसीज की वजह से, कही है, गरीबी से लोग बहुत बाहर आए हैं, करोड़ों लोग। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ों से लोगों को लगता है कि कंज्यूमर मार्केट बड़ा है यहाँ पे, ओके। तो वो डिफरेंट सेगमेंट में अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आजकल हर एक चीज़ लग्जूरियस विलास, लग्जूरियस प्रॉपर्टी, यस सर, है ना, तो वो एक अलग सेगमेंट को वो करते कैटेगरी। हैं। एक ऑफिस स्पेस इज डिफरेंट सेगमेंट। तो उन हर एक कंपनी और एक कंट्री जो रियल एस्टेट की कंपनीज हैं, वो ये देख रही हैं कि भाई इतना बड़ा मार्केट है, तो उसके लिए हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी बनी है। एनआरआईज हैं हमारे 30 से 35 मिलियन, सब वो इंडिया में खरीदते हैं प्रॉपर्टीज को, क्योंकि बाहर उन्हें उतना नहीं मिल सकता, उतना नहीं मिलता है, प्लस एक इमोशनल कनेक्ट। यस सर, इमोशनल, अपना देश है भाई, अपने बच्चे होंगे, जिसका फैमिली है, फादर है, हाँ जी, तो उनके बढ़िया सा घर बना दो। आप केरला जाइए, हाँ जी, जितने हमारे गल्फ के लोग हैं बेचारे सारा पैसा यहाँ भेज करके बड़े बड़े घर बनाते हैं। यस सर। तो ये तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया ना, हाँ जी, तो वो रियल एस्टेट में हो गया, तो इसलिए रियल एस्टेट के दाम बढ़ते हैं वहाँ पे। बिल्कुल सर। सर, इसी से रिलेटेड अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड वॉर्स और इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स, वो किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं इंडिया की प्रॉपर्टी मार्केट को? देखिए, ऐसा है कि डायरेक्टली, एकदम डायरेक्ट तो इम्पैक्ट मैं नहीं कहूँगा कि इंडियन बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन जब चूंकि अगर आपकी, जैसे आप देखिए पेंडेमिक, यस सर, ले लीजिए आप, सबसे बड़ी बात, उसी तरह वॉर भी इस तरह का इम्पैक्ट करता है। अगर मार्केट में आप सामान नहीं भेज पाएंगे तो आपको अपना स्केल डाउन करना पड़ेगा। स्केल डाउन का, आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, टीसीएस है, ये बड़े आईटी वाले, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। हाँ जी। तो लोगों ने अपने रेंटल बिजनेस घर पे लेकर के अपार्टमेंट, 2-3 बेडरूम के अपार्टमेंट लेकर के लोग रह रहे हैं उसमें प्रोफेशनल। हाँ जी। अब उन्होंने कहा आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, तो ऑफिस स्पेस का उनका श्रिंक हो गया। हाँ जी, समझ रहे, ऐसा ये मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ पेंडेमिक का इम्पैक्ट हो, हर एक आदमी घर से काम कर रहा है, तो लोगों ने रेंटल इतने हाई क्यों देंगे? हमारा ये ऑफिस है जहाँ बैठे हैं, हाँ जी, इसका रेंट 50% हो गया था। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। अब इसी तरह से वॉर हो रहा है, तो मान लीजिए कल को अगर ऑयल एंड गैस सप्लाई कम हो जाती है, या आपका मार्केट के ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन जैसे इंटरप्ट होती है वॉर में, तो फिर जो कंपनीज एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है उनको बड़ा फर्क होगा, जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है उनको भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो वो कंसिक्वेंटली वो इतनी बड़ी बड़ी, अगर मान लीजिए उन्होंने रियल एस्टेट ले रखी है या फैक्ट्री बना रखी है, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा। बिल्कुल, इस तरह से इम्पैक्ट करता है। यस सर। सर, अगर एक कॉमन मैन को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हो, तो आपके हिसाब से क्या क्या उसकी चीज़ें हैं जो डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकती हैं, या किस तरह से वो एक राइट डिसीजन ले सकता है? देखिए, एक बात मैं एज ए कंज्यूमर बोलूँगा, यस, और एज ए इन्वेस्टेड पर्सन बोलना चाहूँगा कि जो हमारे ज़्यादातर बिल्डर्स हैं, हाँ जी, आज की डेट में या पिछले 5-10 साल से, उन्होंने कोई क्रेडिटेबली अपने आप को इक्विट नहीं किया है। ओके। वो एक प्रोजेक्ट का पैसा लेते हैं, 2 साल बनाने को बोलेंगे, फिर वो 10 साल हो जाते हैं,
फिर वो गायब हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि पैसा कलेक्ट करते हैं लोगों से, और इस प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया, फिर दूसरे में इन्वेस्ट कर दिया, फिर तीसरे में इन्वेस्ट कर दिया। उससे क्या है, फिर बाद में पैसा नहीं आ पाता, या किसी भी कारण से कुछ हो जाता है। तो लोग जिसने बेचारे ने अपनी पूरी जिंदगी की अपनी लगाता है, और कई बार वो कहते हैं कि साहब आप 90% दे देंगे तो आपको हम 25% छूट दे देंगे, 20%, तो उसमें आपकी सारी जिंदगी की जो कमाई है, जमा पूंजी है, वो चली जाती है। अब देखिए भारत में लगभग 600-700 मिलियन जो है मिडिल क्लास लोग। यस सर। अब अपर मिडिल क्लास भी हैं जो कुछ अपने आप को एस्पिरेशनल है, वो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन एक तो रिच कॉम्पोनेंट अलग है, उनको वो फर्क नहीं पड़ता है, वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं। हाँ जी। लेकिन जो अपने लिए खरीदना चाहता है, हाँ जी, उसके लिए तो ये लाइफ और डेथ का सवाल है। बिल्कुल सर। और गवर्नमेंट ने बड़ा कोशिश किया है कि किस तरह रेरा या इस तरह के रूल्स को लाया जाए। कोर्ट्स ने भी इम्पोज किया है फाइन्स वगैरह, बड़े सारे लोग जेल में भी हैं। हाँ जी। अपनी प्रैक्टिसेस की वजह से, बिल्डर्स, तो ये खुद इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यस सर। सारे नहीं है, लेकिन जो है वो है। हाँ। तो इसलिए जो ऑर्डिनरी आदमी जब वो डिसीजन लेता है, उसको सबसे पहला, हिंदुस्तान में तो खास तौर से हर लेडी का ये सपना होता है कि मेरा अपना घर हो। ठीक है, तो 50% भारत की पॉपुलेशन जो है वो तो ये चाहती है कि भाई मेरा घर हो। अब वुमेन करती है, सबसे पहले आदमी कोशिश करता है नौकरी शुरू करने के बाद, ज़्यादातर नौकरी करते हैं, यस करते हैं कि भाई अपना घर ले लो। हाँ जी। कुछ लोग जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते रहते हैं, वो स्मार्ट होते हैं कि भाई यहाँ बड़ा पैसा तो वहाँ लगा दिया, इधर लगा दिया। तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो तबका है वो तबका है कंज्यूमर्स का, जो अपने लिए लेना चाहता है, अपने लिए लेना चाहता है। और अगर उनके साथ में इस तरह की बातें होती है तो वो जरा थोड़ा गलत है। उनको होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक अच्छे खासे जिसको वेल नोन बिल्डर हो, जिसकी रेपुटेशन हो, और DLF फॉर एग्जाम्पल आज तक कभी डिफॉल्ट नहीं किया है। हाँ जी, उनके साथ में थोड़ी बहुत डिले हो सकती है, बट नॉट, तो उन्होंने अपना एक नाम रखा है। बिल्कुल। मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक दो बिल्डर्स के साथ मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ जी। लेकिन ये कि दे वर नॉट ऑनेस्ट। आप अगर टाइम दे रहे हो, दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के लिए भी बड़ी बात है। सबसे बड़ी समस्या है, आपने गुड़गांव देखिए, हम गुड़गांव के वासी हैं, यस सर, कि इतना मिलेनियल सिटी है, यस सर, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, लार्जेस्ट टैक्स आता है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है सर। इनसाइड, बिल्कुल कुछ नहीं। हाँ जी। रोड्स हर 6 महीने में टूटी मिलती हैं। हाँ जी। देयर आर नो सुवेज लाइन्स, Yes, देयर नो वाटर लाइन्स, पाइप लाइन्स। Yes, sir. तो अगर आप बिल्डर को या कोई भी एरिया को आप बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का परमिट देते हैं, हाँ जी। सबसे पहले होना चाहिए कि वहाँ पे बिजली, पानी और बाकी सीवेज होना चाहिए। यस सर। सबसे पहले, उसके बाद में उनको कनेक्ट। पैसा तो इंडिविजुअल दे रहा है ना, AWC चार्जेस तो हम लोग देते हैं, EDC, तो वो तो पैसा आपको आ ही जाएगा। हाँ जी। तो क्यों नहीं आप उसको इसको पहले करके देते हैं, उसके बाद आज तक नहीं आया। यस सर। तो फिर आप ये टैंकर की लॉबी आ जाती है, वो गंदा सीवेज का पानी लेके इधर जाएंगे, फिर वो जाके दूसरे पानी में डाल देंगे, नदियों में इधर उधर, तो उससे और पोल्यूशन बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें तो सरकार को भी सोचनी चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे लोग हो या सिविल सोसाइटी हो। ये तो सिंपल सी बात है, अगर आपने एक्स प्लेस में घर बनाना है तो कनेक्टिविटी इन चीज़ों की जरूरी है, बिजली, पानी और सीवेज की। जब अब वो नहीं है तो आप घर बन के खड़ा हो गया, अब लोग आना शुरू हो गए, अब पता लगा कि वहाँ पे सीवेज ही नहीं, ये सारी पानी भी नहीं आ रहा है, और फिर आप रोड बनाने की बात करते हैं। मैंने खुद देखा है, अगर आधे किलोमीटर की रोड बन रही है और वो किसी दूसरे में पेरिफेरी में कनेक्ट हो रही है, तो हमने खुद पुश करके करवाई। फिर उन्होंने वो 3 मीटर का रास्ता छोड़ दिया, टूटा गड्ढा, कि साहब ये हमारे कब्जे में नहीं आता। उसको देखने कोई ऑफिसर तो आना चाहिए बिफोर उनके बिल पास हो। हाँ जी। ये सब चीज़ हमारे यहाँ पे कमी है। बिल्कुल। और ये करप्शन है कि क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन सबको तभी ठीक हो सकता है। अब जाइए अफ्रीका में, यार मैं छोटे छोटे देशों में देखता हूँ ग्लास की तरह से रखे। हाँ जी। मैं अबिजान में था, मैं 130-40 किलोमीटर की रफ्तार पे गाड़ी चलती थी, दराज। अब बनिए इतनी बढ़िया NHAI बना रहा है यस रोड्स को, यस सर। क्यों नहीं हम वो सब चीज़ अंदर में शहरों के अंदर कर सकते हैं? इंटेंशंस की कमी या कैसे सर? पता नहीं किस चीज़ की कमी है, लेकिन एज ए सिटीजन तो आप सफ़र करते हो ना। बिल्कुल सर, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन मेरी रही है, गुड़गांव और नोएडा की अगर मार्केट को कंपेयर करूं, नोएडा इज फार फार बेटर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ प्रोजेक्ट नहीं है वहाँ भी रोड है। मैंने ये देखा है सर। दिस इज हाउ इट शुड बी। यस सर, क्योंकि भाई ऐसे ही तो होना चाहिए ना। और क्या है, मतलब आप देखिए, मैंने तो जिंदगी पूरी लगा दी अपनी वहाँ रहने के लिए, सोच के मतलब अपना घर बन गया। उसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू होती है उसका कोई निदान नहीं, कहीं पे निदान नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट बने हुए, बंदा सुनने को राजी नहीं है, मिलने को राजी नहीं होता। ऑन पेपर जो है सब
परफेक्ट होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं है सर। ये प्रॉब्लम है, observation है। ये रियल एस्टेट की मेरा भी ये है। मैं समझता हूँ 99% लोग ये बात कहेंगे आप। बिल्कुल सर, है ऐसी बात। गुड़गांव में आप 10-10 करोड़ के घर ले लीजिए, लेकिन सेक्टर रोड भी वहाँ पर नहीं है, कंप्लीट नहीं है। भाई पानी बारिश आती है, आप देख लीजिए क्या होता है। बिल्कुल सर, ये गोल्फ कोर्स तो रोड, इस चीज को तो हमें वो अब गोल्फ कोर्स रोड पे वो बनाया अंडरपास, यस सर। पानी निकालने का रास्ता। और तो वहाँ बनाया पर इस साल की, ये पिछले 1 साल की हर सबसे साल बड़ी होता ट्रेड है। हुई है, दिल्ली सबसे में बड़ी हर साल ट्रेड हुई होता है। यस सर। तो गवर्नमेंट से एक दूसरे को एक्यूज करती रहेंगी और काम क्या होगा, पब्लिक से भर्ती करती रहती है। तो मेरा मानना ये है कि इन चीज़ों को अब बहुत सी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ जी, सेंटर की नहीं है। हाँ जी, लेकिन सेंटर को भी एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बनाना चाहिए। अगर आपने कहा एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ जाकर किया सर, अब वो दिखाने के लिए फोटो में दिखा देंगे, असलियत में वहाँ पे वही ग्राउंड पे वही है सर। उसको कोई देखने को राजी नहीं है। अगर कोई मंत्री आएगा, प्रधानमंत्री आएंगे तो सब सफाई हो जाएगी, वहाँ पे वो लगा देंगे और उसके बाद फिर वही चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी है हमारे सिविक सेंस के लिए, और ये ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए। अब आप देखिए पोल्यूशन, एक प्रॉब्लम हमारी होती है पोल्यूशन की, हर साल 10 साल विंटर्स में ये समस्या आती है और वो वर्स्ट ही होती जा रही है, हर साल वर्स्ट। उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में है। हाँ जी, मैं मिलता रहता हूँ बहुत सारे एम्बेसडर से दूसरे देशों के, सबके खास तौर से ये समस्या रह गई। तो आप सोचिए हम इतना बड़ा देश जहाँ पे ये स्वच्छता जो है वो हमारे उसके अंदर बसी हुई है। हाँ जी, डीएनए में उस कुटुंब और ये सारी बातें हैं, एक दूसरे को देखने की बात है। जो पता नहीं मिडिलमैन है कि पता नहीं कि क्या है, मुझे समझ नहीं आता इस बात को। क्योंकि देखिए हमारी सर्विस जो है वो तो बाहर की रही, तो हम बाहर से बात कर सकते हैं आप। हाँ। बट जब आप भारत में अपने देश में आके रहते हो तो बुरा लगता है। हम जहाँ रहते थे नैनीताल दूसरी जगह, वहाँ भी उनको याद हो गया। सर अगर रियल एस्टेट की बात करूँ तो इंडिया में करंटली मोस्ट प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से कहाँ पर है? देखिए इंडिया में जो बाहर की कंपनीज आती हैं, जैसा वो सब तो देखती हैं बड़े बड़े शहरों में। हाँ जी, या जो जैसे प्रधानमंत्री मोदी इन्वॉल्व थे गिफ्ट सिटी बनाने में, फॉर एग्जाम्पल। हाँ जी, हाँ जी, स्पेशल पार्क्स हैं हमारे। हाँ जी, STPs सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। हाँ जी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, बेंगलोर, ये सारे तो हैं ही। हाँ जी, इन सब जगह में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है। हाँ जी, ठीक है ना। लेकिन अब स्मॉलर जो सिटीज़ हैं, मीडियम टाइप सिटीज़, उनमें भी जो है डेवलपमेंट शुरू होने जा रहा है। तो वो विल बी नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया जो है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ जी, और वो दुनिया समझती है इस बात को। हाँ जी, हमारी पॉलिसीज अट्रैक्ट करने के लिए है, और भी बनेंगी, अच्छी बनेगी धीरे धीरे। मैं समझता हूँ इस बात के लिए आपको इस गवर्नमेंट को धन्यवाद देना पड़ेगा। बिल्कुल सर। मैं ये पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल नहीं है। नहीं सर। कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद हर चीज़ को देख करके पॉलिसीज को बनाया है, बिल्कुल उनको इम्पोज किया है। हाँ जी, इससे जो है बाहर में बहुत बड़ा एक असर पड़ा है। अच्छा, लोग देखने लग गए कि हाँ इंडिया इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें तो होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ तो वही है। हाँ जी, उसके ऊपर बाकी चीज़ बनती है। हाँ जी, तो उसका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आता है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो मीडियम टाउन्स है, थोड़ा बाहर में जाकर के टायर 2 टायर 3 3 टियर सिटीज जो है, वहाँ पर अगर हम क्रिएट करें अपॉर्चुनिटीज, मोर मैन्युफैक्चरिंग वहाँ करें, क्योंकि अब मेड इन इंडिया की बात हो रही है, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया को हम इधर उधर ले जाएं। हाँ जी, बड़े सिटीज में जगह नहीं है, ना जगह है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने का। तो हमें तो जो है बेसिकली उधर जाने का, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी। यस सर, आर देयर एनी पॉलिसी रिफॉर्म्स यू बिलीव आर नेसेसरी टू एनहांस transparency and ease of doing business in India? There are many things that are already being done. Okay. I would say that, as I said, economic reforms start हुए 35 साल पहले। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले 15 साल में हजारों जो लॉज हैं फालतू पुराने चले आ रहे थे, उनको सबको खत्म करवाया। हाँ जी, हमारे नए रिफॉर्म्स हुए हैं जो allowing 100% investment to फॉरेन कंट्रीज। हाँ जी, बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। हाँ जी, हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले हैं, सरकारी कर रही है, उनको खुद भी ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं
बाहर में अपना पैसा ले जा रहे हैं या बाहर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको हमें टैप करना पड़ेगा ज़्यादा जरूरी। तो वो उनके लिए क्या रिफॉर्म्स है, मे बी GST, मे बी टैक्सेशन, क्योंकि टैक्सेशन इंडिया में कोई कम भी नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स भले ही 15% है, पर्सनल टैक्सेशन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है सर। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे 55% लगा लो आप टैक्स पड़ता है, वो तो 30-35% तो डायरेक्ट, हाँ जी। उसके बाद आप GST लगा लो तो सारा हर चीज़ के ऊपर। तो पूरा मेरे ख्याल से हमें एक्सपेंडिचर टैक्स रखना चाहिए। हाँ उससे क्या होगा कि आप जितना खर्च करोगे भाई सबको फायदा होगा। तो वो एक रिफॉर्म की वजह से कई काफ़ी लोग बाहर जाते हैं, लेकिन इंडिया सबको दुनिया को पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। इट्स ए लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज, द बिगेस्ट मार्केट साइज। तो उसमें इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, लेकिन हमें फैसिलिटेट करना, जैसे आपने कहा अब छोटे छोटे रिफॉर्म्स आते हैं। हाँ जी। आज ऑलरेडी आपका डूइंग बिजनेस इंडिया इंडेक्स बहुत आगे बढ़ गया है। पहले बहुत पीछे होते थे हम, आज काफ़ी, लेकिन उसमें हमें ये देखना होगा कि हमारे आगे भी जो, अगर हमारा मान लीजिए 50-48 है नंबर, तो सोचें कि 47 लोग हमसे ऊपर है, बिल्कुल सर। कैसे हमें और आगे बढ़ना। हाँ जी। तो ये भी एक ज़रूरी है। तो उसके लिए स्टडीज़ कंडक्ट होती हैं। आपके ऐसे लोग जो वो हैं जिनको एक्सपर्टीज़ है उसमें, वो बता सकते हैं कि क्या इकोनॉमी, नीति आयोग लगा हुआ है इस चीज़ में, मिनिस्ट्रीज हैं कंसर्न। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के धीरे धीरे होगा। बहुत ज़्यादा बढ़ गए हम, तो ये थोड़ी ना है कि कमियां तो हर देश में हैं। बिल्कुल सर। और भारत में इतनी नहीं है जितनी बढ़ाई जाती है, हाँ। क्योंकि देखिए कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज होती है अननेसेसरी बनाते आपके हैं। खिलाफत करते हैं उन चीज़ों के बारे में। लेकिन हर आदमी पैसा बनाना चाहता है। देखिए बिजनेस का सिंपल मोटिव है प्रॉफिट। बना। तो अगर उसको प्रॉफिट मिलेगा तो वो आएगा यहाँ इन्वेस्ट करेगा, नहीं होगा तो कहीं और जाएगा। सर आप वर्ल्ड में पूरा घूमते रहते हैं, अभी ये पिछले कुछ टाइम से रशिया एंड यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है इंडिया को भी? क्या वो इम्पैक्ट कर रहा है? बिल्कुल करते, सारी दुनिया को इम्पैक्ट किया, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेंज खत्म, ऑयल एंड गैस सबसे ज़्यादा वहाँ से आ रहा था रशिया। अच्छा। उसके बाद वो ग्रेन्स का, यूक्रेन जो है ग्रेनरी है एक तरह से, तो वहाँ से ग्रेन जाना बंद हो गया। दूसरी आपकी जो नेविगेशन लाइन है, रशिया और यूरोप के बीच में गैस और ऑयल का बड़ा डायरेक्ट था पाइपलाइन, वो सब बंद हो गई। तो इन सब चीज़ों से सारी दुनिया के ऊपर फर्क पड़ा है, तो भारत के ऊपर भी पड़ा था। तो उस फर्क को खत्म करने के लिए जो सैंक्शंस लगी है सब, भारत ने सबसे ज़्यादा वहाँ से इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया ऑयल, क्योंकि हम तो दुनिया भर पर डिपेंडेंट हैं। हाँ जी। तो उससे हमारे जो वेस्टर्न फ्रेंड्स हैं, अमेरिका हो, यूरोप हो, वो खुश नहीं हुए। लेकिन आप ये देखिए उनकी हिपोक्रेसी क्या है। उनकी हिपोक्रेसी ये है कि भारत ने यहाँ से लाता है, हमारे यहाँ रिफाइनरी होती है, हमारी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, और हम वापस यूरोप को और अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हम दुनिया के इस वक्त अमेरिका के डीजल एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो गए थे। ओके। तो हर ये इकोनॉमी इंटरलिंक्ड है दुनिया की। ये नहीं है कि एक आदमी खड़ा हुआ है तो मैं ही हूँ बस अपनी चीज़ बेच रहा हूँ, तो जो चीज़ यहाँ से लाएगा, तो इससे इम्पैक्ट तो हुआ है डेफिनेटली। लेकिन भारत, अभी मैं कहूँगा कि हमारी सरकार ने बड़ी समझदारी के साथ वो काम उठाया, ताकि देखिए भारत में ऑर्डनरी आदमी को थोड़ा ही फर्क पड़ रहा है ना। हाँ जी। लेकिन अगर नहीं आता आपके पास ये ऑयल भी, और गल्फ कंट्रीज को फोर्स करके वहाँ पे करते, यहाँ सैंक्शन लगा देते, तो आप अपने देश की इकोनॉमी कैसे संभालते? बिल्कुल। आज आप कंटिन्यू कर रहे हैं, इन सब वॉर्स के बावजूद, पैंडेमिक के बावजूद भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, बहुत स्ट्रांग है। तो ये इन्हीं करेक्ट डिसीजंस जो की करेक्ट वजह से है। डिसीजन जो सरकार ने लिए है, मैं समझता हूँ उसी का एक नतीजा है। सर एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, एक कंट्री जिसकी रियल एस्टेट पॉलिसी से इंडिया को सीखना चाहिए। मैं समझता हूँ सिंगापुर। ग्रेट सर। हाँ, किस तरह से? देखिए कि सब छोटा सा कंट्री है। हाँ जी। उसने अपने आप को एक वहाँ पे रियल एस्टेट किस तरह डेवलप होती है, किस तरह मैनेज होती है, कैसे उनके पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सीखने वाली हैं। आज वो बिल्कुल फलक्रम बन गया है एक तरह से। बिल्कुल सर। यूएई को देखिए। हाँ जी। यूएई में वही हाल है। तो इसी तरह से तो मैं समझता हूँ कि उनकी पॉलिसीज की वजह से तो आज सारे दुनिया भर के इंडियंस जो है पैसे वाले सब वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएई में घर खरीद रहे हैं, रियल एस्टेट में जा रहे हैं, तो कुछ तो है। बिल्कुल सर। योर फेवरेट इंटरनेशनल सिटी एंड व्हाई? इंटरनेशनल सिटी मेरा कोई फेवरेट है नहीं वैसे। ओके। लेकिन मैं स्वीडन में रहा हूँ। हाँ जी। तो स्वीडन में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती थी वो ये थी कि वहाँ पे प्योरिटी ऑफ एयर, हाँ जी, प्योरिटी ऑफ वाटर, जो चीज़ आपको जीने के लिए सबसे आवश्यक है, बिल्कुल, वो बड़ा अच्छा लगता था। तो इसलिए अपने देश से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं।
और मैं पहाड़ों में रहने वाला हूँ, वहाँ पे भी उसी तरह की चीज़ है। हाँ बिल्कुल सर। एक डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस दैट चेंज योर आउटलुक ऑन ग्लोबल बिजनेस। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यस, 1991 में जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, हाँ जी, दैट वाज अ वाटरशेड। वो अब सेकंड वाटरशेड इज हैपनिंग नाउ। ग्रेट। वन बुक और फिलॉसफी दैट गाइड्स योर डिसीजन मेकिंग। भाई हम लोग डिप्लोमेसी में चाणक्य को फॉलो करते हैं, चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र। हाँ, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, बताइए सर। और वो है, अमेरिकन ऑथर थी आयन रैंड, ओके, ग्रेट। द वर्च्यू ऑफ सेल्फिशनेस। अच्छा, वो भी काफ़ी काम आती है, क्योंकि हम हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। बिल्कुल सर। तो मुझे उस किताब का बड़ा, हालांकि मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी, माई फेवरेट ऑथर, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो मुझे, वन ऑफ द वैसे तो बेस्ट। बड़े बड़े लोग हैं एडम्स में, तो ये वो बड़े इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, पढ़ा भी है, बट मैं समझता हूँ जिस चीज़ से आपको लगता है वो उसमें मुझे अच्छा लगा। यस सर। Any message for aspiring diplomats and professionals looking to make an impact in global economic policies? You see, today economic diplomacy gets a primary importance Yes sir. in our international discourse with all the countries. Most important dimension is economic diplomacy. हाँ जी। But soon we are moving towards technological superiority, Okay. technological challenges. AI as well. AI है, quantum computing है, technology in general. Yes sir. So we have to develop that expertise within diplomacy. Yes sir. Because if you have good technology, you can produce better, you can market better, you can use things. So that's why you need diplomats who also have the technical competence. We have fortunately a large number of IITians and people from technical background are doing. So I've been always conveying to the government that we must try to create a cadre Yes sir. of those who can promote our technologies, Indian technologies abroad, and what we are trying to source from outside. I'm a generalist, even though I'm a science background, MSc physics, but if you otherwise be generalists. We have some people who come from science and technology department. So in my view, going forward, diplomacy is going to be more complex. Okay. But we have to prepare for it, both Yes, for sir. economic diplomacy as well as for the technological diplomacy. सर फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा, आपका एक लाइफ मंत्र जो आप फॉलो करते हैं या आप एक कॉमन मैन को भी बताना चाहेंगे खुश रहने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए? Be true to yourself. यस सर, बस देखिए, ये पूरा, इससे बड़ा कुछ नहीं। इससे बड़ा कुछ नहीं है। वही आप मैं कहना दूसरे चाह को रहा हूँ। धोखा दे सकते हो, खुद को तो खुद नहीं को दे नहीं दे सकते सर। सकते। तो हमें, अगर हम इस तरह से सोचें कि हमें सबके साथ में वही करना जो अगर हमें अच्छा नहीं लगता हमारे लिए कोई करे, तो फिर दूसरे क्यों करना? बिल्कुल तो आप सर, खुश रहेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं लाइफ में। बिल्कुल सर, ये बहुत ही इंस्पायरिंग था सर। फाइनल आप मुझे सिर्फ बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को, अगर आपकी गाइडेंस लेनी हो या आपको फॉलो करना हो तो कहाँ कर सकते हैं प्लीज़? देखिए, मैं सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हूँ। हाँ जी। मैं लिंक्डइन पे मेरा प्रोफाइल है, मेरा फेसबुक पे प्रोफाइल है। हालांकि फेसबुक आजकल को बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, Instagram लेकिन मेरे ट्विटर है Okay. AMB त्रिगुणायत, हाँ जी, वो आई विल पुट इट। और अनिल त्रिगुणायत, वो है ट्विटर हैंडल्स हैं, दे कैन यूज दैट। मेरी ईमेल पे भेज सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। I'll be happy to assist, because this is why you will be surprised, but in LinkedIn, my majority of my followers are the youngsters ग्रेट सर, who are ग्रेट। entering or trying to enter civil services or international relations. Yes. सर आप जैसा मेंटोर मिलेगा तभी वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे नहीं, सर। मेंटोर नहीं है भाई। देखिए, हम लकी थे, सीखा हमने सरकार हाँ जी। से, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी तरह रखा हाँ सब। तो अब जो हमें थोड़ा बहुत सीखा है, या जितनी हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से अगर हम किसी को बता सकें या हेल्प कर सकें तो इससे बढ़िया क्या बात है। तेरा गिव एंड टेक की लाइफ में है सब, बिल्कुल सर, है बिल्कुल। ना। थैंक यू सर, सुदाना जी। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank So you. this is Mr. अनिल त्रिंगुनायत जी, a retired इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। इन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है इंडिया की सेवा में दे दी और अभी भी दिन रात उसी जज्बे के साथ ये काम कर रहे हैं। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं।
इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने स्क्रीन पर डाल दिए हैं। आप मिलेंगे बहुत जल्दी एक और अकम्पलिश्ड पर्सनैलिटी से। अगर आपका स्टिल कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।